बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हॉल के एक कोने में बड़ा सा काउंटर बना हुआ था, जिसके पीछे एक ऊंचे स्टूल पर एक बांस की तरह लंबा और पतला आदमी बैठा हुआ था। अलबत्ता इसका सर और चेहरा इसके चेहरे की मुनासबत से कहीं ज़्यादा बड़ा था और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरी सुर्खी थी। सर दरमियान से गंजा था, जबकि साइडों पर सफ़ेद और काले बालों की झालर सी थी। ऊपर को उठी हुई नाक की नीचे बड़ी बड़ी मूछें थीं। वो बहैसियत मजमूई तौर पर अजीबो-गरीब सी शख्सियत नज़र आ रहा था। सफदर चूँकि पहली बार यहाँ आया था, इसलिए वो हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। काउंटर पर बैठे हुए शख्स की नज़रें इन दोनों पर जमी हुई थीं और चेहरे के एसाब में फड़फड़ाहट सी वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो रंग रूप से रूसियाही नज़र आ रहा था। इमरान हॉल में दाखिल होते ही सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा। हेलो टिंकू, सुना है तुम्हारे सर का वज़न पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। इमरान ने काउंटर के करीब पहुंचते हुए काउंटर पर बैठे हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा, और इसके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी अब यकसर दूर हो चुकी थी और वो वही पहले वाला इमरान नज़र आ रहा था। इमरान साहब, आपको यहाँ देखकर मुझे वाकई अपना सर ज़्यादा भारी लगने लग गया है, टिंकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लोग बगलों के नीचे बैसाखियाँ रखते हैं, तुम सर के नीचे रख कर बैठा करो। वैसे ऐसा ना हो कि कभी काउंटर पर उल्टे खड़े नज़र आने लगो। इमरान ने काउंटर पर दोनों कोहनियों को टोकाते हुए कहा और टिंकू खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा, अब हंसना बंद करके ये बता दो कि तुम्हारा भाई मटकू कहाँ है। मटकाफ? ओह, इससे क्या गलती हो गई है कि आप जैसी शख्सियत उससे पूछने यहाँ आ गई है। टिंकू ने यकलख्त परेशान होते हुए कहा, अगर गलती होती तो फिर मटकू का मटका अब तक टूट चुका होता और तुम इसकी खाली फे को दफन करने की तैयारियां कर रहे होते। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और टिंकू एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो ऊपर अपने कमरे में है, अभी थोड़ी देर पहले एक खूबसूरत लड़की कहीं से उठा लाया है। टिंकू ने हंसते हुए कहा, इससे बात करो और उसे बताओ कि इसकी बाकी खूबसूरती को अभी फ़िलहाल बाकी रहने दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं खूबसूरत लड़की के बदसूरत होने तक इंतज़ार करता रहूं, इमरान ने कहा और टिंकू ने बड़ा सा तरबूज नुमा सर हिलाते हुए काउंटर के नीचे हाथ बढ़ाया और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कानों से लगा लिया। मटकाफ, इमरान साहब तुम्हें पूछते हुए आए हैं और काउंटर पर मौजूद हैं, टिंकू ने दूसरी तरफ से बात सुनते हुए कहा। अरे, क्या दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? जानते तो हो इमरान साहब की आदत। अभी पूरा क्लब तहवाला हो जाएगा। सीधी तरह नीचे आओ, जल्दी और फ़ौरन, इस लड़की को दफ़ा करके फ़ौरन, टिंकू ने इस बार खासे गुस्सीले लहजे में कहा और रिसीवर वापस काउंटर के अंदर रख दिया। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अय्याश हो गया है। क्या ख्याल है, इसकी अय्याशी की हिस्स कुछ कम ना कर दी जाए? इमरान ने मुस्कुराते हुए टिंकू से कहा। अरे नहीं इमरान साहब, अभी बच्चा है, आप बेफिक्र रहें, अब तीर की तरह आएगा, टिंकू ने सर हिलाते हुए कहा और सफदर खड़ा हैरत से ये सारी बातें सुन रहा था और साथ साथ सोच रहा था कि इमरान की भी न जाने कहाँ कहाँ दहशत फैली हुई है। हालांकि वो ज़िंदगी में पहली बार इनको देख रहा था, जबकि इमरान और टिंकू की बातों से यही जाहिर होता था कि वो सदियों से एक दूसरे से वाकिफ़ हों। चंद लम्हों बाद सीढ़ियों से एक लहीम शहीम आदमी उछलता हुआ नीचे उतरता नजर आया। इसका जिस्म टिंकू से बिल्कुल मुख्तलिफ था, बेहद फैला हुआ, लेकिन जिस्म में ठोसपन नुमाया था। अलबत्ता शक्ल टिंकू से मिलती जुलती थी और सफदर ये सोचकर ही दिल में हंस पड़ा कि इसे बच्चा कह रहा था। इसके जिस्म में सुर्ख रंग की हाफ आसीनों वाली बनियान थी, जिस पर एक औरत की बड़ी सी नीम उरियाँ तस्वीर बनी हुई थी। इसके चेहरे पर अलबत्ता कदरे झुंझलाहट और नागवारी के आसार वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। इमरान की नज़रें भी इस पर जमी हुई थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हाँ, क्या बात है इमरान साहब, कैसे तकलीफ़ की? आने वाले ने लठ मारने वाले अंदाज में इमरान के करीब पहुंचते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो यूं चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल फर्श पर गिरा, जैसे वो वाकई बच्चा हो और किसी बड़े ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। इमरान का हाथ इसका फिक्रा ख़त्म होने से पहले ही घूम गया था। थप्पड़ की ज़ोरदार आवाज़ और मटकू के गिरने के धमाके ने पूरे हॉल को चौंका दिया और हर शख्स हैरत ज़दा
गर्दनें मोड़कर इधर देखने लगा। टिंकू उसी तरह बेहसो हरकत अपने स्टूल पर बैठा रहा। इसके चेहरे पर लाताल्लुकी थी, जैसे इसका इस सारे वाक़े से कोई ताल्लुक ही ना हो। गिरने वाला तेजी से उठा। इसकी आंखों में गुस्से के चिराग से जल उठे थे, लेकिन इसने दांत भींच रखे थे। एक ही काफ़ी रह गया है या मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी? मटकू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इमरान साहब हमारे मोहसिन हैं और ये कभी बिलावजह किसी को कुछ नहीं कहते, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आती। इस बार टिंकू ने काट खाने वाले लहजे में अपने भाई से कहा। ठीक है, फरमाइए इमरान साहब, मटकू ने होंठ भींचते हुए कहा। इसने एक हाथ अपने इस गाल पर रखा हुआ था जिस पर इमरान का थप्पड़ पड़ा था। इसके लहजे से बेबसी नुमाया थी। लूसियन ने कितने आदमी हमसाया मुल्क भेजने का ऑर्डर दिया है तुम्हें? इमरान ने सपाट लहजे में पूछा। लूसियन ने? क्या मतलब? मुझे तो मालूम नहीं है। मटकू ने वाज़ेह तौर पर चौंकते हुए जवाब दिया। देखो मटकू, तुम अपने आप को बड़ा गुंडा और बदमाश समझते हो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई टिंकू जानता है कि मेरी नज़रों के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि सही सही जवाब दे दो। और ये भी सुन लो कि मैं सिर्फ टिंकू की वजह से सीधे तरीके से सवाल जवाब कर रहा हूँ। टिंकू मुझसे हमेशा ताउन करता है, इसलिए मैं इसका लिहाज करता हूँ, वरना शायद मेरे सवाल का अंदाज़ कुछ और होता। मटकू, इमरान साहब जो कुछ पूछ रहे हैं इसका दुरुस्त जवाब दे दो, वरना घाटे में रहोगे, टिंकू ने भाई को समझाते हुए कहा। वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही इमरान से मरूब था। मैं लूसियन को जानता ज़रूर हूँ, लेकिन इसने मुझे कोई काम नहीं दिया, मटकू ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। मुझे लूसियन ने खुद बताया है कि इसने मटकाफ के ज़रिए आदमी भेजे हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ कि सोच समझ कर सही जवाब दो। वो जो मर्ज़ी में आए कहता रहे, मैं जो कह रहा हूँ दुरुस्त कह रहा हूँ। मटकू अपनी बात पर अड़ा हुआ था। ठीक है, तुम्हारे दिमाग पर वो लड़की चढ़ी हुई है, जाओ वापस, लेकिन अब ये यकीन कर लेना कि तुम्हारी सब लॉन्चें समंदर में टिंकू की तरह बिखर जाएंगी। ओके टिंकू, गुड बाय, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और वापस बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सफदर भी खामोशी से इसके पीछे चल पड़ा। चंद लम्हों बाद इनकी कार तेज़ी से साहिल समुंदर की तरफ बढ़ी जा रही थी। पहले तो सफदर यही समझा कि इमरान घाट की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर जब इमरान की कार घाट के साइड से होकर साहिल समुंदर के साथ साथ उसी रास्ते पर मुड़ गई जो काफ़ी दूर मछेरों की बस्ती तक जाता था, तो वो समझ गया कि इमरान का रुख अब मछेरों की बस्ती की तरफ है। साइलेंसर वाकई विलायती लगता है, इमरान ने अचानक सफदर की तरफ देखते हुए कहा। साइलेंसर? कौन सा साइलेंसर? वही जो तुम्हारे मुंह में फिट है। कहाँ से ख़रीदा है? कौन सी कंपनी का है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर एक तवील सांस लेकर हंस पड़ा। तो आपकी संजीदगी ख़त्म हो गई है? वैसे इमरान साहब, जब आप जिद करते हैं तो जी चाहता है कि आप संजीदा रहें तो कितना हो अच्छा हो, लेकिन जब आप संजीदा हो जाते हैं तो बड़ी बेचैनी सी महसूस होती है। सफदर ने हंसते हुए कहा। यानी मेरी संजीदगी तुम्हारे एहसास पर असरअंदाज होती है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल होती है। अब आप खुद देखिए, आपकी अब तक की संजीदगी ने मेरे एहसास को सख्त बेचैन कर रखा है। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान हंस पड़ा। यह बेचैनी मेरी संजीदगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी संजीदगी का पस मंज़र जानने के लिए है। वैसे मैंने देख लिया था कि अगर मैं कुछ देर और संजीदा रहता तो हम यकीनन चुल्लू भर समुंदर में डूबने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते, और मैं कम अज़ कम चुल्लू भर समुंदर के पानी को नापाक नहीं करना चाहता था, इसलिए मजबूरन संजीदगी को कार की डिक्की में रख लिया, इमरान ने कहा और सफदर कहकहा मारकर हंस पड़ा। वैसे आपकी बात दुरुस्त है, कम अज़ कम इस खिलाफ मामूल संजीदगी की वजह तो बता दें। वाकई मुझे इसलिए शदीद बेचैनी महसूस हो रही है, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि जोसेफ और जोआना दोनों के सीनों में 3-3 गोलियां मारी गई हैं, और जूलिया ने जोसेफ का ऑपरेशन किया है और मैंने जोआना का। बस यूँ समझो कि दोनों कब्रों में जाकर वापस आ गए हैं। क्या जोसेफ और जोआना को गोलियां मारी गई हैं? लेकिन किसने मारी हैं और क्यों? सफदर ने हैरत से मुंह फाड़ते हुए पूछा, और जवाब में इमरान ने उसे रिचर्ड और लूसिया के बारे में वाक़यात बता दिए। ओह, इसका मतलब है कि वाकई क्रिकेट टीम के खिलाफ साजिश हो रही है। तो क्या आप इस रिचर्ड और लूसिया को ढूंढते फिर रहे हैं? सफदर ने पूछा। हाँ, तुम्हारे एक्सटो के ट्रांसमीटर चेकिंग शोबे ने एक कॉल कैच की है जिसमें ना सिर्फ रिचर्ड का नाम भी आया है बल्कि मिशन क्रिकेट प्ले का हवाला भी था। एक्सटो ने वो टेप मुझे भिजवा दी, इसलिए सारी तफसीलात सामने आ गई हैं। रिचर्ड और लूसिया राना हाउस से निकलकर 13 स्क्वायर पहुँचे और वहाँ से रिचर्ड ने ग्रेटलैंड में अपने चीफ बॉस से बात की। चीफ बॉस ने उसे वापस आने के लिए कहा, क्योंकि इसका मिशन सिर्फ इतना ही था कि टीम में 2 खिलाड़ी शामिल ना हों, और साथ ही लूसियन क्लब वाले लूसियन का हवाला भी था। लूसियन को तुम जानते हो, इसका ताल्लुक भी ग्रेटलैंड से है। साथ ही चीफ बॉस ने बताया था कि लूसियन इन्हें लॉन्चों के ज़रिए हमसाया मुल्क भिजवाएगा।
और वहाँ से वो ग्रेटलैंड जाएंगे और हमसाया मुल्क जाने वाली तमाम लॉन्चें इस मशकूकी हैं, इसलिए मैं मटकू को टटोलना चाहता था, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन मटकू तो इनकारी है, आपने लूसियन को क्यों नहीं पकड़ा? कॉल का टेप मुझे तक पहुंचने में काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि मैं जोसेफ और जोआना को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देकर हस्पताल ले गया था। फौरी ऑपरेशन के बावजूद इनकी हालत अभी ख़तरे से बाहर ना थी और अस्पताल में मुझे इस वक्त तक रुकना पड़ा जब तक इनकी हालत ख़तरे से बाहर ना हो गई हो। इसके बाद मैं राना हाउस वापस पहुंचा तो मुझे एक्सटो की कॉल मिली और फिर टेप मुझ तक पहुंची, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं लूसियन के पीछे गया तो हो सकता है रिचर्ड और लूसिया इस दौरान निकल ना जाएं। इमरान बाकायदा पूरी वजाहत से सब कुछ बता रहा था, लेकिन एक्स2 भी तो कॉल का पता चलते ही लूसियन के खिलाफ हरकत में आ सकता था, सफदर ने हैरत भरे अंदाज में कहा।